हे एवरीवन, टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं निशु, जिन्होंने क्लास 12th ह्यूमैनिटीज में 98.8% स्कोर करे हैं और पूरा अपना एक्सपीरियंस वो आज की इस वीडियो में शेयर करेंगी। बहुत ही स्पॉन्टेनियस और नेचुरली इंटरव्यू होने वाला है, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ वो आपसे रिलेटेड हैं। तो अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं या फिर CUT का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। सीधा इस इंटरव्यू को चालू करते हैं। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है निशु। निशु ने स्कोर करे हैं 12th में 98.8%। तो आज मैं निशु से पूरे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ 11th के बारे में, 12th के बारे में, फिर CUT के बारे में। तो इस समय आप किसी भी क्लास में हो या फिर CUT में प्रिपरेशन कर रहे हो, इस इंटरव्यू से आप सभी को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। मैं पूरे क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन रिलेटेड ही पूछने वाला हूँ निशु से कि इन्होंने अपना प्रिपरेशन कैसे करा, इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि निशु आप अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी है, कैसे इतने अच्छे मार्क्स आपने स्कोर करे। मतलब 98.8% का मतलब होता है कि आपके टोटल में सिर्फ 6 मार्क्स कम हुए बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। So hello everyone, my name is Nishu Pagar. I am from Jhajjar, Haryana. I have scored 98.8% in my 12th boards and with 100 in political science, 100 in geography, 100 in physical education, 99 in Hindi and 95 in English. I have referred to NCERTs only. थर्ड टॉपर ने स्टार्टिंग में बोला है कि उन्होंने सिर्फ NCERT करी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही हो गया। तो निशु, मैं आपसे सारे क्वेश्चन करता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि आपने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में क्यों ली, आप तो PCB कॉमर्स क्यों नहीं लिया? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इवन कोई भी जब मैं से 10th की मेरी परसेंटेज पूछता है और उसके बाद पूछता है कि कौन सी स्ट्रीम ली, तो उनका ये क्वेश्चन नहीं होता कौन सी स्ट्रीम ली। दे आर लाइक कि मेडिकल लिया या नॉन मेडिकल। 10th में मैंने स्कोर किए थे 97.2%। जी, और ह्यूमैनिटीज क्यों लिया फिर आपने? ह्यूमैनिटीज़ मैंने इसलिए ली क्योंकि मेरा जो एम है उसके अकॉर्डिंग मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स मतलब मेरे को हेल्प करेंगे, तो इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ ही ली। ठीक है, तो लाइक आपने पहले से डिसाइड करा हुआ है कि ये आप करेंगी और उसके लिए आपको लगा कि ह्यूमैनिटीज बेस्ट रहेगा। ठीक है। और आप मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग में जब आप ह्यूमैनिटीज में आई तो आपने स्कूल वगैरह चेंज करा था या सेम स्कूल में आप थी? सेम स्कूल था आपका। तो आपकी 11th की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लाइक क्लास में नए बच्चे आए होंगे, आपकी क्लास चेंज हो गई होगी, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्टिंग से चालू कर दी थी या फिर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा, स्टार्टिंग में थोड़ा चिल करा? 11th की जर्नी आपकी कैसे चालू हुई? नहीं, 11th में बोलूँगी 11th मेरी इवन 12th से भी ज़्यादा थोड़ी हेक्टिक थी, क्योंकि 11th में मैंने 6 मंथ्स के लिए क्लैट के लिए प्रिपेयर किया था। तो उसके लिए मैं कोचिंग भी जाती थी, तो मुझे क्लैट और 11th क्लास को साइड बाय साइड लेके चलना होता था। और जहाँ तक बात आती है कि मतलब 11th में मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करी थी, तो हाँ, स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी। जुलाई से मैंने बिल्कुल मतलब जुलाई में हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और तभी से आई वॉज वेरी सीरियस। और आपने क्लैट की बात करी है तो क्लैट के बारे में बताइए, कैसे आपने प्रिपरेशन करा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी? क्लैट के मैंने केवल 6 मंथ्स के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन फिर वो जो कोचिंग सेंटर था तो वो बहुत ज़्यादा दूर था। जैसे घर से 1 घंटा लग जाता था आने में, 1 घंटा जाने में। तो फिर जब मेरी 12th आई तो मुझे लगा कि मैं दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड मतलब नहीं कैरी कर पाऊंगी। मुझे अपना केवल 12th में 100% देना था, तो इस वजह से मैंने क्लैट को छोड़ दिया। अच्छा, और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मतलब कोचिंग वगैरह ज़रूरी है क्लैट के लिए या हम खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि हाँ, क्लैट के लिए कोचिंग तो ज़रूरी है, आई थिंक। ठीक है, तो आपने पहले स्टार्टिंग में करा लेकिन आपको ऐसा लगा कि मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आपने अपना फोकस 12th और उसके बाद CUT में करा। तो मतलब आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई चालू करी थी। और आपके परसेंटेज हमेशा से ही ज़्यादा रहे हैं या फिर छोटी क्लासेस में कम भी हुए? नहीं, मेरे परसेंटेज कभी से ही ज़्यादा रहे। मैं अपनी क्लास के टॉप पर ही रही स्टार्टिंग से। अच्छा, तो क्या सीक्रेट है, मतलब क्या आपने नोटिस करा कि बाकी बच्चों से आप हमेशा आगे हैं, तो बिना मेहनत के तो ये हुआ नहीं होगा, बट आपने साथ में कुछ और भी चीज़ें नोटिस करी होंगी कि बच्चे ये गलतियाँ कर देते हैं जो आपने कभी नहीं करी? हाँ, एक तो हार्ड वर्क तो है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, लेकिन एक जो सबसे मेन चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। बस मतलब कंसिस्टेंट रहती थी, डेडिकेशन, दैट्स इट। तो ये मतलब बच्चों को एक दिक्कत ये आती है निशु कि सबको पता है कि कंसिस्टेंट रहना है बट रह नहीं पाते हैं। तो लाइक वो एक मोटिवेशन कहाँ से आता है आपको कि आप मतलब पहले से टॉप कर रही हैं, तो मतलब लंबे समय से आपने स्किल डेवलप करी है, तो कैसे आपने करी? तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बजाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा काम करती है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने मन के अंदर वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए कि हाँ,
आई हैव टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई हैव टू मेक माई सेल्फ प्राउड। कहीं ना कहीं माना कि ये 12th की परसेंटेज आगे कहीं भी काम नहीं आएगी लॉन्ग टर्म में, लेकिन फिर भी मतलब एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, खुद के लिए आप एक मोटिवेशन बन जाते हो अगर आपका इतना अच्छा स्कोर आता है तो। बिल्कुल सही बात है। निशु ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बच्चे बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं 12th का रिजल्ट मैटर नहीं करता, कुछ बोलते हैं करता है, तो अलग अलग सिचुएशन होती है। लॉन्ग टर्म में हम देखें, लॉन्ग रन में मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप अपने पास्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं तो बहुत मैटर करता है। लाइक आपको जब भी आपका डाउनफॉल आएगा या आप नेगेटिव फील कर रहे होंगे तो आप याद कर सकते हैं कि आपने पहले भी बहुत मेहनत करी थी और आपको रिजल्ट मिला था। इस सेंस में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, सेल्फ बिलीव बहुत बढ़ जाता है। अब मोटिवेशन आ जाता है कि मैंने उस टाइम इस मतलब इतना अच्छा किया था 12th में 10th में, तो मैं अब भी कर सकती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और निशु, कंसिस्टेंसी के अलावा और भी कुछ आपने नोटिस करा क्या कि मतलब आपकी क्लास में बच्चे होंगे जो पढ़ने में शायद बहुत अच्छे थे, आपको ऐसा लगता था कि हाँ ये बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट वो नहीं कर पाए, तो उनने क्या गलतियां कर दी एंड में या फिर स्टार्टिंग में, कंसिस्टेंसी के अलावा जो आपको लगता है सही नहीं था? और तो ऐसी कोई मैं नहीं मानती। उसके अलावा एक डेडिकेशन को मान सकते हैं, बहुत बच्चे डेडिकेटेड नहीं रहते अपनी स्टडीज के प्रति। जी, मतलब एक गोल, एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है कि लाइक हाँ भाई करना है, एक एम बनाना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए एक वो होना ज़रूरी है, अंदर से एक बर्निंग डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। और निशु, आप प्री प्लानिंग भी करती थी पढ़ने से पहले? जैसे आपको एक दिन पहले पता होता था कल आप क्या करने वाली हैं, या फिर सुबह उठकर देखती थी आप? हाँ, तो जिस दिन मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाती थी, उस दिन मैं रात को ही मतलब अपना टू डू लिस्ट बना लेती थी अगले दिन के लिए। और जिस दिन मतलब कई बार रात को भी हो जाता था, कई बार अगले दिन भी, लेकिन मैं टू डू लिस्ट बना लेती थी। मेरे माइंड में फिक्स रहता था पढ़ने से पहले कि आज मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी बनाती थी कि इस महीने में इतना करने का ट्राई करना है? रिवीजन के लिए जैसे अक्टूबर तक मैंने डिसाइड किया था कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर रिवीजन, जैसे मतलब मैं कोशिश करती थी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बार एनसीईआरटीज़ को पढ़ सकूँ। तो आपका मतलब ये रहता था कि आप पहले से डिसाइड करती थी और फिर समय के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाती थी, चेंज करती रहती थी, बट हाँ प्लानिंग करती थी। ये नहीं है कि आप देखेंगे क्या हो रहा है, आपको पहले से पता था कि भाई अक्टूबर तक सिलेबस करना पड़ेगा, उसके बाद रिवीजन करना पड़ेगा। और साथ में लाइक आपने कुछ ऐसा चेंज देखा कि आप पहले कुछ 11th में मतलब सही से नहीं कर पा रही थी, या फिर 12th में स्टार्टिंग में आपसे कुछ दिक्कतें आ रही थी और बाद में फिर आपने बोला कि यार ये मैंने सही नहीं करा था, इस कारण से मुझे दिक्कत आई टाइम टेबल बनाने में या रूटीन फॉलो करने में, कुछ ऐसा? सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगती है वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम पता नहीं कितने सोर्सेज को रेफर करें, हर सोर्स से हम पढ़ने की कोशिश करें, ये सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की पर्टिकुलरली हम बात करें तो केवल एनसीईआरटी और आपके पास अगर एक क्वेश्चन बैंक है अच्छा सा, दैट इज़ इनफ। और आपके टीचर्स अगर अच्छे हैं, उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी एन ऑक्टोपस। उस सोर्स से मुझे नोट्स मिल रहे हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन मिल रहा है, वहाँ से नोट्स मिल रहे हैं, हर जगह से गैदर कर लिया और उनसे पढ़ाई की, उनसे इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती इन माई व्यू। सारे टॉपर सिर्फ 3 चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी, ह्यूमैनिटीज़ में खास तौर पर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चंस, एक अच्छी क्वेश्चन बैंक वीडियो से आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करना, और आखिरी में रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो फर्स्ट नापा सीरीज भी देखी थी, 1-2 चैप्टर्स के लिए। जैसे हर चैप्टर के लिए तो नहीं देख पाई मैं, लेकिन 1-2 चैप्टर के लिए मैंने देखा था उसको। मतलब जैसे मेरे पास ओसवाल का क्वेश्चन बैंक था, तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते थे। लेकिन आपकी भी अगर किसी के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी सीरीज है, उसमें सारी एनसीईआरटी को आप कवर करते हो। और उसके अलावा आपकी जो वन शॉट वीडियोस हैं वो भी रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगा। हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज बनाते हैं, जैसे निशु ने कहा, हम पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर कवर करने का ट्राई करते हैं। तो लाइक अगर आप फसना पक्का सीरीज देख रहे हो तो आपको मतलब और कोई क्वेश्चन आंसर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप हमारी फसना पक्का सीरीज की प्लेलिस्ट में जाना, नीचे आपको प्रूफ वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा रिसोर्सेज का तो आपने निशु मुझे बता दिया कि रिसोर्सों का आपने एनसीईआरटी से ही सब कुछ करा है। तो बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं, आप लोग को ये करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत सारी रिफ्रेशर या वही ऑक्टोपस नहीं बनना है, लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से फॉलो करना है। इसके बाद निशु, आपका रूटीन क्या रहता था पढ़ने का? कितने घंटे आप पढ़ती थी? एक बार में पढ़ती थी या आप अलग अलग स्लॉट्स पे पढ़ाई करती थी? रूटीन बता दीजिए अपना। और स्कूल आप रेगुलर जाती थी या फिर नहीं जाती थी? हाँ, मैं एक रेगुलर स्टूडेंट थी, मैं स्कूल रेगुलर जाती थी। तो स्कूल सुबह तो मैं स्कूल जाने से पहले तो नहीं पढ़ती थी, स्कूल से आने के बाद मैं रेस्ट करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा कम से कम 1 घंटा चाहिए था रिजुविनेट अपने आप को करने के लिए, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा नहीं है कि स्कूल से आते ही मैं लग जाऊँ पढ़ने के लिए। तो स्कूल से आने के बाद एटलीस्ट मैं 1 घंटे की नैप लेती थी, और उसके बाद फिर मैं जैसे अराउंड 4 PM मैं स्टार्ट करती थी अपनी स्टडी। कभी 4:30, कभी 5 भी हो जाते थे।
और उसके बाद फिर मैं थोड़ा बीच में जैसे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद फिर मैं एक और ब्रेक लेती थी छोटा सा। उसमें मैं जैसे फैमिली के साथ कुछ बातें कर ली या फिर बाहर घुमाए। उसके बाद फिर मैं फिर से पढ़ती थी, उसके बाद फिर मैं डिनर ब्रेक करती थी, उसके बाद फिर पढ़ती थी और फिर सो जाती थी। तो मेरा ये कुछ ऐसा टिपिकल रूटीन रहता था। तो आप स्कूल से आगे चलती थी पढ़ाई में या स्कूल के साथ साथ? नहीं, सिलेबस तब तक कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक तो मैं स्कूल के साथ साथ चलती थी। इसके बाद आप मुझे ये भी बताइए कि सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करती थी? आप इतने सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो आपने सबको साथ में कैसे मैनेज करा? मैंने हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ा है। जैसे मैं कोशिश करती थी कि डेली एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दूँ, क्योंकि अगर मैं किसी भी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देती हूँ किसी दिन के लिए, तो मेरे अंदर पता नहीं अंदर से डीमोटिवेशन आती है कि आज तूने मतलब कम किया, अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं किया। तो मुझे हर दिन हर सब्जेक्ट करना होता था। कोशिश करती थी मैं कि 1 घंटा दूँ एक सब्जेक्ट को, कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता था, कभी उससे कम भी हो जाता था। बट आपने ये चीज़ कॉन्शियसली करी, आपने एफर्ट्स दिए कि भाई मैनेज तो करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम किसी सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, बाद में करेंगे। जैसे फिजिकल एजुकेशन मेरे पास जो था, उसको मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसको भी उतने ही ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है जितने किसी और सब्जेक्ट को। बिल्कुल सही है। और सबसे सिंपल चीज़ ये है कि अगर आप इजी सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग से करते हो तो चांसेस बहुत हाई है कि आपका उसमें बोर्ड में भी 100 में से 100 आएगा और सीयूटी में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो जितना जल्दी इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे उसको आखिरी के लिए छोड़ देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आसान होता है अगर आप स्टार्टिंग से कर लेते हो तो। इसके बाद निशु, मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मैं इतने इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ कि ज़्यादातर टॉपर्स सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। वो किसी से कंपेयर करके उनकी स्ट्रेटेजी को कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। तो आप मानती हो इस चीज़ पे? बिल्कुल मानती हूँ। मेरा इस बारे में बहुत फर्म व्यू है कि हमें अपने आप को किसी भी पर्सन से किसी भी चीज़ में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा क्योट पढ़ा था एक दिन, कंपैरिजन किल्स क्रिएटिविटी। हर पर्सन यूनिक है, हर पर्सन के अंदर अपनी क्वालिटीज़ हैं। हमें किसी भी पर्सन को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो मार्क्स की उसमें है या किसी भी चीज़ में है। तो मैं अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करती। बिल्कुल सही है, कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। और आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो देखिए वो आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ टॉपर्स ने मुझे बताया वो सिर्फ आधा घंटा पढ़ते थे, फिर वो ब्रेक लेते थे। कुछ टॉपर्स का ये कहना था कि वो आधा घंटा पढ़ के ब्रेक लेते थे तो उनका फ्लो टूट जाता था, तो वो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के ब्रेक लेते थे। तो हर किसी की अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, आपको देखना है आपके लिए क्या काम कर रहा है। तो वो ट्राई एंड एरर वाली पॉलिसी अपनाइए, ट्राई करिए, एरर होंगे, सीखेंगे, इंप्रूव करिए, मॉडिफाई करिए और आगे बढ़िए। इसके बाद आपका रिवीजन करने का तरीका क्या होता था निशु? एंड रिवीजन के लिए क्या पहले से आपने तैयारी करी थी, नोट्स वगैरह बनाए थे, बुक हाईलाइट करी थी? रिवीजन आप कैसे करती थी? स्टार्टिंग से जब मेरा सिलेबस चल रहा था, तो उस टाइम से ही मैंने अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट करके रखा था और नोट्स भी बना के रखे थे। उसके बाद रिवीजन के लिए जब मैं सजेस्ट करूँगी रिवीजन के लिए कि आप एटलीस्ट जब पहली 1-2 बार रिवाइज़ करें, तो एनसीईआरटी को दोबारा से इस तरीके से पढ़ें कि आप पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जी। क्योंकि हमारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में याद करने का बहुत कुछ होता है। तो साथ-साथ जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ-साथ एक रफ नोटबुक लेके बैठ जाइए, एक पेन लेके बैठ जाइए और उसमें जो भी आपको मतलब डेटा दिख रहा है या कोई भी डेट दिख रही है, किसी भी पर्सन का नाम है, कोई भी टर्म है, क्योंकि हमें आंसर्स के अंदर भी एनसीईआरटी कीवर्ड्स को ऐड करना होता है, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसके साथ-साथ लिख के देखती थी रिवीजन के लिए। और उसके बाद जब आपकी 2-3 बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप जैसे वन शॉट वीडियोज़ देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। अपने नोट्स आपके अगर अच्छे हैं तो उनको रेफ़र कर सकते हो या फिर किसी और के नोट्स भी ले सकते हो और क्वेश्चन बैंक से रिवाइज़ कर सकते हो, दैट्स इट। और जो आपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर रखा है, उसको एक बार देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि उन्होंने सीयूटी के लिए भी क्या करा कि एनसीईआरटी 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, उन्हें लगता था उनसे सब बन रहा है, लेकिन सीयूटी में उनसे नहीं बना। क्या होता है, हमें लगता है एनसीईआरटी में डेटा बहुत है और कई बार लाइन्स स्किप हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे चैनल पर हम जितनी वीडियोज़ डालते हैं एनसीईआरटी ही हम कॉपी पेस्ट करके वीडियोज़ बनाते हैं। तो एनसीईआरटी की एक-एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी, सीयूटी के लिए भी। दोस्तों, मैंने अब एनसीईआरटीज़ को कम से कम 7 to 8 टाइम्स तो पढ़ रखा है और बोर्ड में भी मैंने जैसे पूरा स्कोर किया है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मुझे एनसीईआरटी की हर एक लाइन आती है, हर एक क्वेश्चन मेरे से बन रहा होगा, हर एक क्वेश्चन मेरे को आता होगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा है। हर बार जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, आपको एक नई लाइन देखने को मिलेगी। तो जितनी बार हो सके उतनी बार एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले क्या स्ट्रेटेजी फ़ॉलो करती थी निशु? जैसे अब एग्ज़ाम आ ही गया है, तो कैसे आप जल्दी-जल्दी कवर करती थी सिलेबस रिवीजन करने के लिए? सैंपल पेपर वगैरह आपने कैसे सॉल्व करे, वो भी बताइए? सैम्पल पेपर्स मैंने ऐसे तो कभी जैसे 3 घंटे का स्लॉट लगा के और उसमें बैठ के करके तो नहीं देखे, क्योंकि हमारे स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह और मिड टर्म वगैरह सही हो जाते थे, तो उसमें प्रैक्टिस हो जाती थी। तो मैंने केवल क्वेश्चंस की वैसे प्रैक्टिस की थी, जैसे क्वेश्चंस पढ़ लिए सैम्पल पेपर से।
और रिवीजन की जहाँ तक बात है तो मैं तो रिवीजन ऐसे ही करती थी, एनसीईआरटी को दोबारा से पढ़ती थी। आप उसमें टाइम कम दे दो अगर आपके पास टाइम कम है तो, लेकिन एक बार एनसीईआरटी को ही पढ़ो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। एनसीईआरटी बहुत और अगर टाइम बिल्कुल ही कम है तो आप नोट्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया। अब मैं आखिरी में आपसे कुछ सीयूटी के क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप अपना निशु सीयूटी का एक्सपीरियंस बताइए, कैसा था एक्सपीरियंस आपका, और कुछ अगर आप सजेशन देना चाहती है बच्चों को सीयूटी रिलेटेड कि वो अभी से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके लिए। सीयूईटी का एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल मतलब एवरेज ही था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ उसमें जो मिसमैनेजमेंट हुई एनटीए की तरफ से, उससे मैं बहुत अपसेट हुई। लेकिन फिर भी अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है, नॉर्मलाइजेशन होती है नहीं होती है। लेकिन मैं मतलब सभी को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से ही आप एमसीक्यूज़ के ऊपर भी उतना ही फोकस करें जितना आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर कर रहे हैं, ताकि आपको सीयूईटी के टाइम पे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ना पड़े और आप इंग्लिश, जीटी जैसे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस उनके ऊपर कर सकें। एक्सपीरियंस तो सबका बेकार रहा है। इनफैक्ट अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो आज ही एक सर्कुलर आया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि दिल्ली में पेपर फिर से हो रहे हैं, तो उसका अपडेट मैं देख के आपको बताऊंगा। तो ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस सबका एनटी ने बेकार करा है। तो स्टार्टिंग से यही है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि सीयूटी भी आपका पूरा एनसीईआरटी से ही आएगा। और इसके बाद निशु आखिरी के 2 क्वेश्चन। पहला तो बच्चों ने पूछा है कि क्या आपने एक्सपेक्ट करा था कि आपके 12th में इतने अच्छे परसेंट आ जाएंगे, या फिर आपको एग्जाम से एक दिन पहले डर लग रहा था? बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन मैंने तो सबको बोल रखा था पता नहीं 90 भी क्रॉस होगा या नहीं होगा। इसीलिए आप सभी फैमिली मेंबर्स वगैरह सब मेरे को बोल रहे हैं कि तू तो झूठ बोल रही थी ऐसे है वैसे, लेकिन ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल भी मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इतना अच्छा स्कोर करूँगी। और डर तो बहुत लग रहा था, हो जाती हूँ एग्जाम से पहले। मतलब बिल्कुल सही बात है, डर सबको लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि टॉपर्स को डर ही नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूँ, टॉपर वही है जो मेहनत करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पैदा होते से टॉपर हो जाता है। अगर आप मेहनत करोगे आप भी बन जाओगे, कोई एक अलग से वो नहीं है। और आखिरी अब मेरा आपसे निशु एक क्वेश्चन है कि अगर आप बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं, टॉपर्स अगर मोटिवेशन देते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, और तीसरी चीज़ है हार्ड वर्क। ठीक है, कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क करिए, डेडिकेशन के साथ काम करिए, एक गोल बनाइए। सिर्फ बस यही नहीं करना है कि 12th 11th में आ गए तो पढ़ रहे हैं। थोड़ा मेहनत करिए और बाद में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप खुद को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो निशु, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे बच्चों का बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सब इंटरव्यू देते हैं, उससे बहुत सारे बच्चों की मदद होती है। तो थैंक यू सो मच फिर से आपको। थैंक यू भैया, आपको भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। आई होप आपको सीरीज की ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऊपर एंड स्क्रीन पर क्लिक कर आप पूरी सीरीज देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।